हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025 के लिए, जो कि सीबीएसई ने अपनी तरफ से अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है। और हम लोग कर रहे हैं समय सेक्शन सी, और सेक्शन सी में हम लोग आ चुके हैं एंड पॉइंट पर। मतलब आज हम लोग सेक्शन सी के लास्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा सेक्शन सी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है पहला, वो है 30B। 30B का मतलब बच्चों है कि ये चॉइस वाला क्वेश्चन है, यानी 30th क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, ए एंड बी। इनमें से कोई एक आपको करना था, दोनों में चॉइस थी। तो 30A वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग चॉइस वाला पार्ट 30B डिस्कस करेंगे, जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है। AB इज ए कॉर्ड ऑफ सर्कल। एक सर्कल आपको देखिए बच्चों दिया हुआ है, और AB उसकी कॉर्ड है। कॉर्ड आप सभी जानते हैं, आपको बताई गई होगी। तो AB इज ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर O, यानी सर्कल का जो सेंटर है वो आपका O है। सच दैट एंगल AOB इज 60 डिग्री, यानी कॉर्ड इज सबटेंडिंग एंगल 60 degree at the center of the circle, means angle AOB is 60 degree. Now, and if OA is equal to 14 centimeter, OA, this is OA, 14 centimeter, OA is given to you 14 centimeter. Find the area of minor segment. आपको माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। अब बच्चों, सेगमेंट क्या है ये आपको वैसे तो पता ही होगा, लेकिन हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि जब हम सर्कल की कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, एनी कॉर्ड, इफ वी ड्रॉ एनी कॉर्ड ऑफ द सर्कल, देन इट डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल. Smaller part is called the minor segment and larger part is called the major segment of the circle. और यहाँ पे आपको माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो हमारी कॉर्ड यहाँ पर देखिए क्या है, AB। तो जब AB हमारी कॉर्ड है, ये इस तरीके से यहाँ पे हमने अपना पेन रख दिया, AB इज द कॉर्ड। तो इस पेन के ऊपर का एक हिस्सा है सर्कल का और एक पेन के नीचे का हिस्सा है सर्कल का। ये दोनों पार्ट्स कहलाएंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल। ऊपर का बड़ा वाला हिस्सा कहलाएगा मेजर सेगमेंट और नीचे का छोटा वाला हिस्सा कहलाएगा माइनर सेगमेंट। यानी ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, डॉटेड हमने यहाँ पे बना दिया है, ये डॉटेड लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। दिस पार्ट इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। इसका हमें एरिया फाइंड करना है और बच्चों OA हमें दिया है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों, OA जो आपको गिवन है ये एक्चुअली रेडियस है। OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी R की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू हमें 14 दी हुई है। OA एंड OB बोथ विल बी द रेडियाई ऑफ द सर्कल एंड बोथ विल बी 14 सेंटीमीटर, है ना। और उनके बीच का हमें एंगल, दोनों रेडियस के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। और ये सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड करना है। बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट आपने पढ़ा है कि ये जो हमारा सेक्टर बन रहा है ए, यहाँ पे एक हम पॉइंट बच्चों ले लेते हैं। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट एक ले लिया P। तो एक हमारा जो सेक्टर है, अब सेक्टर किससे बनता है? सेक्टर इज द पार्ट ऑफ सर्कल एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। यानी ये जो 2 रेडियाई हैं OA एंड OB, ये 2 रेडियाई और इनकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क है APB, इनके बीच का जो पूरा हिस्सा है ये सेक्टर कहलाता है। यानी अगर हम इसको रीड करें तो सेक्टर AOBPA, यानी A से आप चलना स्टार्ट करेंगे, O फिर B फिर P एंड वापस A पर आ जाएंगे। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका सेक्टर है। तो इस सेक्टर के एरिया से अगर हम ट्राइंगल AOB का एरिया माइनस कर दें तो हमारा सेगमेंट का एरिया निकल आता है। और यही आपने पढ़ा भी है, यही आपकी बुक में भी दिया हुआ है और आपके टीचर्स ने भी बताया होगा कि एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल AOB, है ना।
यानी आप एरिया ऑफ सेक्टर पहले निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे और फिर दोनों को माइनस करेंगे। तो ये जो तरीका है बच्चों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप कर सकते हैं कि पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालें फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल थोड़ा निकालने में आपको अगर स्पेशली निकालेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको निकाल सकते हैं और माइनस कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने एक आपको फॉर्मूला यहाँ पे बताया है, ये फॉर्मूला आप अपने पास नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने का। मतलब इसका जो डेरिवेशन है ये वहीं से आया है कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कॉन्सेप्ट वही है कि हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, यहाँ पे होगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है बच्चों, ओ ए एंड ओ बी दोनों इक्वल हैं और दोनों इक्वल साइड्स के बीच का अगर हमें एंगल थीटा पता है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री से डराइव किया जा सकता है, कभी मौका लगेगा तो आपको बता भी देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये हम जानते हैं, इससे हमारा निकल आएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये अलग अलग हम लोग निकालते रहे हैं अभी तक और उनको माइनस करते रहे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले फॉर्मूले दोनों के लिख लिए, मतलब पहले एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखा और उसमें से जितना कॉमन निकला वो हमने बाहर निकाल लिया है और फाइनली जो बचा तो ये पूरा हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया है डायरेक्टली आपके लिए कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये कुछ पुरानी बुक्स में आपको मिल जाएगा फॉर्मूला, है ना, लेकिन अब नई बुक्स में कभी कभी ये नहीं दिया होता है। तो ये आप फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखिए कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये कॉमन है। जब हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा और इन साइड द ब्रैकेट आपका बचेगा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, है ना। इसको आप याद कर लीजिए और डायरेक्टली इसमें आप अपनी वैल्यू पुट कर दीजिए। सब कुछ आपको दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है। तो आर स्क्वायर रेडियस हमने बताया आपको कि 14 है, तो आर स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14, पाई की वैल्यू 22/7 रखिए अगर कुछ नहीं दी हुई है और थीटा आपका 60 डिग्री है अपॉन 360 नीचे है माइनस हाफ साइन थीटा मीन्स साइन 60, है ना, सब कुछ दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 14 इंटू 14 आपका 196 हो गया और ये 60/360 ये 1/6 हो जाएगा और ये पाई की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई है माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए √3/2, मतलब हाफ इंटू √3/2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो 196। अब यहाँ से हमने क्या किया है कि 1/2 यहाँ भी है और 1/2 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 हमने कॉमन निकाल लिया तो 196/2, है ना, और यहाँ पे बचा 22/7 इंटू 1 और नीचे से अपॉन 2 चला गया तो यहाँ पे 1/3 बचेगा और माइनस यहाँ से 1/2 देखिए चला गया तो बचा आपका √3/2, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब ये 196/2 जो है इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 98 और ये 22/21 हो जाएगा, 7 3 आर 21 और 22/21 माइनस √3 की वैल्यू क्वेश्चन में बच्चों आपको दी हुई है 1.73, तो √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.73/2 और अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए 98 इंटू 22/21 ये आपका वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा और माइनस 1.732/2 ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनको आप माइनस करिए और 98 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस करने पर देखिए आ रहा है 0.1826 और इनटू जब 98 करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, है ना। डेसिमल के और भी प्लेसेस तक आगे जा रहा है तो हम अप्रोक्स लगा देते हैं कि हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया 17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे बच्चों हैं और जिनकी कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक होती है वो फिर ये क्वेश्चन वैल्यू पुट करके बच्चे छोड़ देते हैं और फिर फुल मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो टेबल्स याद करिए और कैलकुलेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये थोड़ा सा स्ट्रांग रखिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए जितना भी टाइम अभी बचा हुआ है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, सब कुछ दिया हुआ है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है और ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और सब बच्चों को लगभग आता है और बहुत से बच्चों को तो रटा भी होता है कि हमें इसमें क्या क्या करना है।
ये रियल नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो ये सभी को आता है। फिर भी आप देखिए शॉर्ट में, सबसे पहले आप एज्यूम करोगे, इसमें कंट्रोडक्शन मेथड हम लोग यूज करते हैं बच्चों, यानी हमें जैसे √3 को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसका उल्टा अपोजिट मान लेते हैं कि √3 एक रेशनल नंबर है, ये हम लोग यहाँ पे मानेंगे। तो लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। अब यहाँ पे रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तो अगर ये रेशनल नंबर है देन √3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर द इंटीजर्स एंड दे आर को प्राइम। ये इंटीजर्स होते हैं, जानते हैं आप लोग, और यहाँ पे ये लिखना कंपलसरी है कि दीज इंटीजर्स P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम मीन्स बच्चों देयर इज नो एनी फैक्टर इज कॉमन बिटवीन P एंड Q अदर देन 1, यानी P और Q के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा। 1 तो सभी का फैक्टर होता है और वो कॉमन होगा, 1 को छोड़ करके कोई भी और दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं है। तो ये को प्राइम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने यहाँ पे √3 को P/Q एज्यूम कर लिया रेशनल नंबर, देन अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब स्क्वायर कर दीजिए। तो √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 3, और राइट साइड में आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा P²/Q²। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू Q², ये 3 इधर आ जाएगा, 3 इंटू Q² इज इक्वल टू, इधर बचेगा P², क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 है, तो P² इंटू 1 ये P² होगा, और Q² इंटू 3 तो 3Q²। ये इक्वेशन नंबर आप 1 बना दीजिए। अब बच्चों यहाँ पे लिखा है P² इज इक्वल टू 3Q², यानी P² जो है वो Q² का 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब है कि 3 का मल्टीपल है बच्चों, है ना, और जब 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से डिविजिबल भी होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि P² इज, दिस इंप्लाइज दैट, मतलब जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दिस इंप्लाइज दैट कि P² इज डिविजिबल बाई 3। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि P² इज द मल्टीपल ऑफ 3, है ना, मल्टीपल ऑफ 3 या डिविजिबल बाई 3, कुछ भी लिख दीजिए आप। तो P² इज द मल्टीपल ऑफ 3। इफ P² इज डिविजिबल बाई 3 देन P विल आल्सो डिविजिबल बाई 3। ये आपको रियल नंबर की थ्योरम में बताया गया है कि अगर P² 3 से डिवाइड हो रहा है तो P भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 36 का, 36 जैसे ये P² है, 36 है, ये 3 से डिविजिबल है, तो जो 36 का रूट होगा यानी जो P होगा वो 6 होगा और वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर P² 3 से डिविजिबल है तो P भी 3 से डिविजिबल होगा। तो P भी 3 से डिविजिबल है, मतलब P इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 3। तो P भी आपका 3 का मल्टीपल है। अब यहाँ पे हम लोगों ने चेंज करते हैं अपना पैटर्न, यहाँ पे आगे बदलते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं क्या होता है कि अगर P जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 से डिविजिबल है, तो P को हम 3 टाइम्स ऑफ एनी सम इंटीजर लिख सकते हैं, है ना भाई। P जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो 3 1 3 भी हो सकता है, 3 2 6 भी हो सकता है, 3 3 9 भी हो सकता है, 3 4 12 भी हो सकता है। अब कौन सा मल्टीपल ये पता नहीं है, तो उसके लिए हमने उसको a मान लिया। लेट P इज द 8th मल्टीपल ऑफ 3, यानी P इज इक्वल टू 3a, यानी 3 इंटू a, यानी a टाइम्स 3 को अगर हम a टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो P आ रहा है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में P की जगह पर 3a पुट कर देंगे। नाउ पुट P इज इक्वल टू 3a इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या है, 3Q², ये आपने यहाँ पे लिखा, इज इक्वल टू P² P की जगह पे लिखेंगे 3a होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, 3Q² आपका एज इट इज है, इज इक्वल टू 9a²। 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 9a² आ गया। अब ये 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9, तो यहाँ पे कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया तो आपका Q² बचेगा। यहाँ पे 9 को हम 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 बचेगा, यानी Q² इज इक्वल टू 3a²। अब जैसे यहाँ पर कंडीशन थी वही कंडीशन यहाँ पर आ गई, तो Q² इज 3 टाइम्स ऑफ a², यानी Q² जो है वो 3 का मल्टीपल है, या हम कह सकते हैं Q² इज डिविजिबल बाई 3। और जब Q² 3 से डिविजिबल है तो Q भी 3 से डिविजिबल होगा बच्चों, ये भी बताया हमने आपको। तो Q भी आपका 3 से डिविजिबल हो गया। अब यहाँ पे आपने देखा कि P इज डिविजिबल बाई 3 एंड Q इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, मीन्स 3 इज द मल्टीपल ऑफ बोथ P एंड Q। मल्टीपल अगर है तो यानी ये
फैक्टर भी होगा, है ना। तो जब ये डिविजिबल है आपका, जो P और Q दोनों ही 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि P और Q दोनों का जो फैक्टर है वो आपका 3 होगा, यानी 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जो एज्यूम किया था कि P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, मतलब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, लेकिन हमने देखा कि 3 जो है वो कॉमन फैक्टर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारा जो एजम्पशन है, हमने जो माना था वो गलत माना था। हमने क्या माना था कि √3 इज ए रेशनल नंबर, ये हमने एज्यूम किया था और ये गलत है हमारा एजम्पशन। तो अगर ये गलत है कि √3 इज ए रेशनल नंबर, तो सही क्या है? तो अगर ये गलत है तो उसका मतलब कि फिर वो इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि या तो कोई नंबर रेशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा। तो अगर हमने जो माना था कि √3 इज ए रेशनल नंबर, ये हमारा एजम्पशन अगर रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 जो है अगर रेशनल नंबर नहीं है तो फिर वो इरेशनल नंबर है। तो यानी √3 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। तो ये कंट्रोडक्शन मेथड से हम लोगों ने प्रूफ किया कि √3 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि उसमें 3 कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है हमारा। और जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो फिर यहाँ पे √3 इज एन इरेशनल नंबर, यानी ये एक इरेशनल नंबर होगा, और हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, और लगभग हर पेपर में लगभग हर साल आता है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कहीं पर कौन सा, इसमें केवल स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद करके लिखना है कि कहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट हमें लिखा जाए, ताकि गलत ना हो। तो प्रॉपरली इसको समझ लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा, और इसको जरूर से कर लीजिए। इसके आने के लगभग 90% चांस हैं, मतलब एक तरह से क्वेश्चन आउट है कि ये आपका आ सकता है। तो आज हम लोगों ने सेक्शन C कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद सेक्शन D स्टार्ट होता है बच्चों। तो अगली क्लास में हम लोग सेक्शन D के कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, अपने आप से लगाइए। इस तरह के और क्वेश्चंस अपनी बुक से या सैम्पल पेपर से या क्वेश्चन बैंक से, जहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, वहाँ से देखिए और उन्हें सेल्फ अपने आप से करने की कोशिश करिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में सेक्शन D हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक आप मैथ्स पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर हमारी क्लासेज अटेंड करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।